नमस्कार मित्रों, आज के आपके अपने इस YouTube चैनल आशीष कंपटीशन पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं पिछले वीडियो में UGC नेट JRF 2024 के लिए यूनिट 10 की जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उस पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संग्रह किया गया था। मित्रों, ऐसे प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है जो UGC नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला भाग पिछले वीडियो में था उच्च शिक्षा प्रणाली का, ये दूसरा भाग है। तो ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? आप लोग बताइएगा कि किसके बाद, यानी कौन सा देश है जिसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? पहला विकल्प है UK, दूसरा है USA, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है कनाडा। तो मित्रों, जो देश है भारत से पहले जो सर्वाधिक हैं तो वो है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉलेज में छात्रों की संख्या है। उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का। सबसे ज़्यादा कॉलेज में छात्रों की संख्या जो है, यानी उच्च शिक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र कहाँ पे हैं, किस देश के कॉलेज में हैं? तो अमेरिका में, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अगला प्रश्न, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। पहला विकल्प है 4 वर्ष, दूसरा विकल्प है 5 वर्ष, तीसरा विकल्प है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, चौथा है निर्धारित नहीं है। तो मित्रों, राज्य के, किसी भी राज्य के महाअधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है वो निर्धारित नहीं है। बहुत से लोग इस प्रश्न पे या तो वो 5 वर्ष लगाएंगे या तो बड़ा विकल्प देख करके 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो लगा देंगे। तो मित्रों, महाधिवक्ता का कार्यकाल जो राज्य में होता है वो निर्धारित ही नहीं है। अगला प्रश्न है मित्रों, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, लोक व्यवस्था की बात की जा रही है, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। आप लोग समझिएगा, संविधान के में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? पहला विकल्प है संघ सूची में, दूसरा है राज्य सूची में, तीसरा है समवर्ती सूची में, चौथा है अवशिष्ट शक्तियों में। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो लोक व्यवस्था है वो राज्य सूची में है। अगर आपकी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन लोक व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में है। आगे बात करें, स्वयं क्या है? गैर सरकारी संगठन है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या वेबसाइट का नाम है? तो आप लोग बताइए, स्वयं क्या है? तो मित्रों, ये काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। यहाँ तक कि जब भी परीक्षा होती है तभी ये प्रश्न
किसी न किसी शिफ्ट में, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में, चाहे सेकंड शिफ्ट में, या किसी भी पेपर में जरूर ये प्रश्न आता है। तो ये मित्रों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? आपको बताना है कि गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कौन सा है। तो मित्रों पहला विकल्प है स्वयं, दूसरा विकल्प है आमने सामने शिक्षण अधिगम, तीसरा है ट्यूटोरियल कक्षा, चौथा है सेमिनार। तो मित्रों उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम स्वयं है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें, भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? कला वर्ग में, वाणिज्य वर्ग में, विज्ञान वर्ग में, या प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग में? तो आप बताइएगा किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है भारत में? तो मित्रों जाहिर सी बात है कि कला वर्ग के बच्चे ज़्यादा होते हैं, विज्ञान के कम, उससे कम वाणिज्य के, उससे कम प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग के। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन है? भारत का प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। तो आप लोग बताइएगा कि जो है विजिटर कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री होता है कि भारत का राष्ट्रपति होता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष होता है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो विजिटर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और अगर राज्य की बात की जाए कि राज्य विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो राष्ट्रपति होता है, और राज्य की विश्वविद्यालय की बात की जाए तो राज्यपाल होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? मित्रों मैं आपको बताता चलूं, ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रश्न हैं। यदि आप लोग लगातार इस सीरीज का अध्ययन करते चलेंगे तो ये श्योर है कि आप यूजीसी नेट परीक्षा को क्रैक कर लेंगे, जेआरएफ की परीक्षा को क्रैक कर लेंगे, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा को भी क्रैक कर लेंगे। तो आप लोग बहुत ही जो है गंभीरता से इस प्रश्नों को अध्ययन करिए और लगातार इस सीरीज में लगे रहिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत है तो, किसी प्रश्न में कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई। तो कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी। अगला प्रश्न है,
वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था, कौन होगा? संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम जो था वो संस्कृत था। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने पहले प्रतिभा पलायन, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, यहाँ पे छपना था पलायन, पलायन। प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था। पहला विकल्प है भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरा है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, चौथा है सार्जेंट आयोग। तो पहले शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग ने पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था। तो वो कौन था, आप लोग बताएंगे कौन था मित्रों? तो ये था भारतीय शिक्षा आयोग। पहला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पे अगर हम चर्चा करें, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? पहला विकल्प है सार्जेंट आयोग, दूसरा है हार्टोग समिति रिपोर्ट, तीसरा है कोठारी आयोग रिपोर्ट, चौथा है राधाकृष्णन आयोग। तो आप लोग बताइए मित्रों कि कौन सा समिति या आयोग भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर, केवल एक ही चीज पे नहीं कि वो स्वास्थ्य पे ध्यान दे, शिक्षा के स्वास्थ्य पे ध्यान दे, कृषि पे ना ध्यान दे, यानी शिक्षा के सभी स्तरों पर जिसने ध्यान दिया है वो कौन सा आयोग है? तो मित्रों वो हो आयोग का रिपोर्ट है जिसने सभी पे ध्यान दिया है, वो है कोठारी आयोग, वो है मित्रों कोठारी आयोग रिपोर्ट। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति, शिक्षा और मानव शक्ति विशेष बल दिया गया है? शिक्षा पे और मानव शक्ति पर विशेष बल किस पे दिया गया है? तो आप लोग बताइए कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो मित्रों ये जो है पंचवर्षीय योजना शिक्षा और मानव शक्ति पर जो विशेष बल दिया है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, वैदिक परंपरा के अनुसार परा विद्या का अर्थ है? पहला विकल्प है मानव अनुभव पर आधारित ज्ञान, दूसरा विकल्प है मानव अनुभव से परे ज्ञान, तीसरा विकल्प है शिक्षकों से अर्जित ज्ञान, चौथा विकल्प है ग्रंथों से अर्जित ज्ञान। तो आपको यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा होगा मित्रों कि ये प्रश्न का जवाब आप लोग बीएड में भी पढ़े हैं, बीए अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़े हैं उसमें भी है। ये सबसे सरल प्रश्न है, इसलिए ये विकल्प आपको पता होगा, मानव अनुभव से परे ज्ञान को पराविद्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो मित्रों पहला विकल्प है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विकल्प है पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, तीसरा विकल्प है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौथा विकल्प है
तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो मित्रों आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका जवाब होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग जानते भी होंगे कि वर्तमान में भागलपुर जिला जो कि बिहार में है ये स्थित है। इसकी विक्रमशिला की स्थापना जो किए थे वो पाल शासक धर्मपाल, ये 783 से 820 ईस्वी द्वारा किया गया था। ये उनका धर्मपाल का जो है जन्म समय है, शासन का समय है। और आपको बताता चलूँ यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसको 1193, ध्यान दीजिएगा बहुत प्रश्न आते हैं इससे, 1193 में बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसे नष्ट किया गया था। तो कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो मित्रों वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये है कब अस्तित्व में आया है? ये दोनों कब अस्तित्व में आए? संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब अस्तित्व में आया? 1972, 1975, 1982 या 1992? तो मित्रों इसका सही जवाब होगा 1972। इसकी जो स्थापना हुई थी UNEP की, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 5 जून 1972 को हुई थी इसकी स्थापना। ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि 5 जून को ही पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए? पहला विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव समिति, दूसरा है मुदालियार आयोग, तीसरा है राधाकृष्णन आयोग, चौथा है कोठारी आयोग। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो अनुशंसा की गई थी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए, तो ये था कोठारी आयोग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह UGC नेट JRF 2024 की जो परीक्षाएं होंगी उसके प्रथम प्रश्न पत्र का मैं वीडियो पार्ट वाइज डाल रहे हैं। आपको जितने भी पार्ट डाल दिए जाएंगे आपको इसमें से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। आप इसका लगातार अध्ययन करते रहिए। आप आने वाले कल में यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो ठीक है, JRF क्वालिफाई भी आपके लिए बहुत साबित होगा। आप नेट JRF किसी भी परीक्षा के पास करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें। आप चैनल से जुड़ जाएं, ये आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मित्रों।